जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म समग्र जीएस स्टडी पर। और आज आपके बीच उपस्थित हुआ हूं मैं यूपी ट्रिपल एससी के तहत जो जूनियर असिस्टेंट है, ठीक है, कनिष्ठ सहायक, ठीक, जूनियर असिस्टेंट और कनिष्ठ लिपिक एवं सहायक स्तर थर्ड के लिए जो मुख्य परीक्षा होनी है आपकी, ठीक, 5512 पदों के सापेक्ष उसकी जो मुख्य परीक्षा है आपकी संभवतः जुलाई से लेकर अगस्त के बीच में होने की इसकी प्रबल संभावना है, ठीक है। तो आपके लिए हम इस एग्ज़ाम की दृष्टि से आपको काफ़ी अच्छी तैयारी कराने के उद्देश्य से आपके लिए हम रोज़ यानी हर रोज़ प्रतिदिन आपके लिए हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, ठीक है, प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जिसमें हम आपको जो इसका जूनियर असिस्टेंट का जो संपूर्ण सिलेबस है, ठीक है, संपूर्ण सिलेबस की आपको हम तैयारी कराएंगे। तो आप लोगों से अपेक्षा है कि आप लोग अधिक से अधिक हमसे जुड़ें, ठीक है, अधिक से अधिक जुड़ें और अपनी तैयारी को एक अंतिम मुकाम तक ले जाएं। दोस्त, ये काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इससे पहले इस तरीके की रिक्तियां कभी नहीं आपको देखने को मिली हैं और एक अच्छी जॉब है, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट की जो जॉब है एक काफ़ी अच्छी जॉब है। तो आप लोग इसको ज़रूर लें, ठीक है। तो इसके लिए हम आपका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। आप लोग हमारा सहयोग करिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक। और हम रोज़ आपको प्रतिदिन आपकी तैयारी कराएंगे। आप हमसे अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें, ठीक है। तो जो जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस है पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग थोड़ा, ठीक है। तो जूनियर असिस्टेंट के सिलेबस में आपको मिलेगा हिंदी परिज्ञान और लेखन युक्त, ठीक है। आपको हिंदी के इसमें 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 30 नंबर होंगे। सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग भी आपको 15 क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर के। सामान्य जानकारी, ठीक है, जो जनरल नॉलेज है जीएस है उसके 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे परीक्षा में, वो भी 20 नंबर के। इसके बाद ये जो एक और नया इसमें जुड़ गया है कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर के आपको 15 क्वेश्चन हैं और 15 मिनट, सॉरी 15 इसके नंबर रहेंगे। इसके बाद अपना जो स्टैटिक जीके यानी यूपी स्पेशल है, ठीक है, उसके आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो टोटल आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो 100 होते हैं। कितने मार्क्स के? 100 मार्क्स के। आपको समय जो मिलने वाला है वो है 1 घंटे 20 मिनट का, यानी कि 120 मिनट यानी 2 घंटे का आपको समय इसमें मिलेगा, ठीक है, 2 घंटे का समय आपको मिलेगा। तो आप लोग अपनी तैयारी को बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से करिए और हमसे जुड़िए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पुनः आपसे यही अपील है कि आप लोग हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। वीडियो यदि अच्छे लगते हैं तो अपने यार दोस्तों में शेयर करें और लाइक भी कर दिया करें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं हम अपना आज का पहला प्रश्न जो कि हिंदी का है। हिंदी में है कि अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा है, ठीक, अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा है, ठीक। तो अनुनासिक स्वर कौन से कहलाते हैं? मतलब ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हमें मुंह के साथ साथ, ठीक है, मुख के साथ साथ किसकी, नासिका यानी नासिका का भी सहयोग लेना पड़ता है, यानी नाक का भी जिनमें प्रयोग होता है। तो नाक और मुंह का प्रयोग जिन स्वरों के उच्चारण में होता है उनको हम लोग अनुनासिक कहते हैं, ठीक है। और इनके ऊपर क्या है, इनको जो दर्शाया जाता है, इनका जो चिन्ह है वो चंद्र बिंदु है, ठीक है। जैसे हम कोई शब्द, ये शब्द लिया हमने कुआं, तो इसमें ये चंद्र बिंदु है, अब इसको हम बोल रहे कुआं, ठीक। तो ये क्या हो गया, इसमें हमें नाक का सहारा, नाक और मुंह, ठीक है, दोनों का कुआं बोलने में इसका प्रयोग हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन है कि गाय फल खा रही है, इस वाक्य में गाय का पद परिचय दीजिए, ठीक है। इसमें हमें गाय का पद परिचय देना है। तो गाय के बारे में क्या है, गाय कैसी, गाय जो संज्ञा है वो कैसी है, व्यक्तिवाचक नहीं है, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। गाय कैसी है, भाववाचक भी नहीं है। गाय जो है वो जातिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, यहाँ पर स्त्रीलिंग भी है, कर्ता कारक है, खा रही है जो वो क्रिया का करता है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो गया अपना डी। नेक्स्ट तीसरा काम है कि यह काम उसने ही किया होगा, इस वाक्य में ही क्या है, ठीक है, ही क्या है। तो ऑप्शन ए कह रहे हैं कि कालवाचक क्रिया विशेषण,
बी निपात, सी क्रिया विशेषण और डी जो है वो विस्मय। तो आप लोग बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर? ही से क्या है, वाक्य पे हम लोग इस पे जोर दे रहे हैं। ही जो यहाँ पर दिया गया है उससे वाक्य पर क्या है, अधिक बल पड़ रहा है, यानी प्रभाव पड़ रहा है। तो किसी बात पर हमें अतिरिक्त प्रभाव, ठीक, अतिरिक्त प्रभाव या अतिरिक्त बल देने के लिए जिन शब्दों का हम लोग प्रयोग करते हैं उन शब्दों को हम कहते हैं क्या, निपात। निपात कहते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा बी। ठीक है, तो यहाँ पर ही है जो वो क्या है, निपात है। जैसे कुछ और शब्द हैं, तक हुआ, भी हुआ, ठीक, ये सब क्या हैं, ये शब्द हैं निपात हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है? हमें यहाँ पर शुद्ध जो शब्द है वो बताना है। ऑप्शन ए बारात और बसंत। ठीक, तो बारात नहीं होती है, जो होती है वो क्या होती है, बारात। तो बारात इसमें है और इसमें है, लेकिन जो बसंत का सही वर्तनी है वो ये वाली है। ठीक है, वसंत होती है, वसंत नहीं होता है, ये गलत है, ये सही। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो है हमारा बी। ठीक है, बारात और बसंत। नेक्स्ट, फिर कहना है कि निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ठीक, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो हम लोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द पता करने के लिए उसको वाक्य में प्रयोग करके देख सकते हैं। ठीक है, उस शब्द को हम लोग किसी वाक्य में प्रयोग करके देख सकते हैं, तो उसमें जो उसका कर्ता है, ठीक है, या उसकी संज्ञा है, वो किस लिंग में आ रही है, उस हिसाब से हम लोग उसका निर्धारण कर सकते हैं कि जो शब्द दिया गया शब्द है वो कैसा है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक, तो दया जो यहाँ पर है तो उसको देखकर मुझे दया आई। ठीक है, तो बाद में आई आ रहा है तो मतलब ये क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। जैसे माया, ठीक, माया जो शब्द अपन है तो ये भी किस में आएगा, ये स्त्रीलिंग में। भाषा, ठीक, उसे हिंदी भाषा नहीं आती। ठीक, ये कह दिया है उसे अंग्रेजी भाषा नहीं आती, तो ये भी किस में आएगा, स्त्रीलिंग में। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो आभार है वो क्या है, आभार है, पुल्लिंग है। मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हिंदी में मैं का बहुवचन है। ठीक, मैं का मतलब होता है स्वयं के लिए प्रयोग किया गया शब्द, यानी मैं या अपने लिए हम जब कुछ कहते हैं तो उसमें मैं का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक, और बहुवचन क्या होता है, बहुवचन मतलब दो या दो से अधिक लोगों या किसी को संबोधित करते हैं, या दो या दो से अधिक वस्तुएं हैं, तो उनको जब हम किसी चीज़ में उसको डिफाइन करना है तो वो फिर हमें उनके लिए बहुवचन शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। तो मैं तो खुद हो गया और हम का मतलब होगा यहाँ पर हम, यानी बहुत से, यानी हम लोग जितने हैं सब, तो हम क्या होगा, ये मैं का बहुवचन होगा। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, सातवां है कि समानाधिकरण। समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? ठीक है, तो समानाधि शब्दों के जो मध्य में, समानाधिकरण शब्दों के मध्य में होता है वो होता है हमारा यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा बी, अल्प विराम का प्रयोग। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है बी। नेक्स्ट, अगला है कि इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। इत्यादि जो शब्द है इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सर्वप्रथम इत्यादि में हमारी कौन सी संधि है, इत्यादि में हमारी है यण संधि। ठीक है, कौन सी संधि है, यण संधि। और इसका जो सही संधि विच्छेद है वो क्या होगा, इति धन आदि, जो कि बी और डी दोनों में दिया गया है। ठीक है, तो हम किसी को भी इसको राइट मान सकते हैं, ये दोनों ही यहाँ पर करेक्ट हैं। नेक्स्ट, फिर क्वेश्चन कि नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है? नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है? तो हम नीति निपुण जो समास है, ये शब्द है नीति निपुण, इसका विग्रह करेंगे तो नीति निपुण का विग्रह आएगा नीति में निपुण। ठीक, तो मैं जी क्या है, मैं ये एक कारक चिन्ह है। ठीक है, मैं क्या हो गया यहाँ पर, मैं जो है वो है कारक चिन्ह। ठीक, तो जिन कारक चिन्ह, जिन समासों में, ठीक है, कारक चिन्ह का प्रयोग हो वो समास क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं तत्पुरुष समास। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए। राइट आंसर
ए तत्पुरुष समास। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य की पहचान कीजिए। संयुक्त वाक्य, ठीक है, तो संयुक्त वाक्य कहलाते क्या हैं? संयुक्त वाक्य हैं जो, ठीक है, वो संयुक्त वाक्य ऐसे वाक्य जिनमें दो या दो से अधिक उपवाक्य हों, ठीक है, दो या दो से अधिक उपवाक्य हों एवं सभी उपवाक्य यानी जितने भी उपवाक्य हैं वो कैसे हों? वो प्रधान हों। तो ऐसे शब्दों को हम लोग कहते हैं क्या? संयुक्त वाक्य। जैसे ऑप्शन ए में दिया है ना तुम पढ़ाओगे, ठीक है, ना तुम पढ़ाओगे ना वह पढ़ेगा। तो ये दोनों कैसे हैं? अपने आप में कैसे हैं? ये अपने आप में स्वतंत्र हैं, ठीक, अपने आप में कैसे हैं? प्रधान हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए ही हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द विदेशज है? निम्न में से कौन सा शब्द विदेशज है? ठीक, तो जूता ये हमारा देसी है, तेंदुआ और नाव ये सब देसी है। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है रिक्शा जो है वो कैसा है? ये हमारा विदेशज शब्द है। नेक्स्ट, फिर है इति और इति का सही अर्थभेद है। तो इति हम लोग कहते नहीं कि इति समाप्ति, ठीक, यानी इति का मतलब होता है किसी चीज़ का समाप्त होना या अंत होना, ठीक। तो यहाँ पर जो इति है और इति, तो इति मतलब समाप्ति, तो हमें डी ऑप्शन में दिख रहा ना, तो हमारा इति का मतलब होता है समाप्ति और इति का मतलब होता है दुख। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट, कमल, मोती, पानी में उत्पन्न होने वाला, ये किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? कमल, मोती और पानी में उत्पन्न होने वाला। ऑप्शन ए कह रहेगी इंद्रधनुष, बी जलद, सी जलज और डी पयोधर। तो जलद जो है ये बादल का पर्याय होता है, ठीक है, बादल का पर्याय होता है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी दिया गया है जलज, ठीक है। जलन मतलब जल में जन्म लेने वाला या जल में उत्पन्न। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा है कमल का और मोती का और पानी में उत्पन्न होने वाले का जो एक अनेकार्थी शब्द है वो है जलज। नेक्स्ट, फिर पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। एक वर्ग शुद्ध यहाँ पर ये दिए गए हैं। तो पर्यायवाची की दृष्टि से वो हमें छांटना है कि इनमें से किस में सभी एक जो हैं वो पर्यायवाची हैं। तो पहले ही ऑप्शन देखते हैं, सिंह, ठीक है, पंचानन, नाहर और मृगारी, ये जो हैं ये सब किसके? ये शेर के पर्यायवाची हैं। किसके हैं? ये शेर के पर्यायवाची हैं। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट, 15वां है कि निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, ठीक, तो वो हमें गलत युग्म इसमें से छांटना है। ऑप्शन ए है कि विधि का जो ये कह रहा है कि विलोम होता है वो निषेध होता है, सही बात है। आह्वान का होता है विसर्जन, ठीक है, आह्वान मतलब शुरू करना, विसर्जन मतलब उसको विसर्जित या समाप्त कर देना। आग्रह का कह रहे हैं कि विग्रह होता है, जबकि ये गलत है, ठीक है। आग्रह का जो होगा वो होगा दुराग्रह। क्या होगा? आग्रह का होता है दुराग्रह। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाता है वो है सी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा सी। अमी मतलब अमृत और हलाहल मतलब विष, ठीक है। अमृत का जो है विलोम क्या होता है? विष होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वां है कि अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है? अप्रमेय, ऑप्शन ए कह रहे हैं जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, मतलब ऑप्शन नंबर ए ही हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक। ये हम और अवश्य जो अवश्य होने वाला है तो उसको हम लोग कहते हैं अवश्य भावी, ठीक है। अवश्य भावी जो समय पर संभव ना हो, असामयिक, ठीक है, उसको कहेंगे असामयिक, ठीक। जो तौला या नापा ना जा सके उसको कहते हैं हम लोग अपरिमेय। क्या कहते हैं? अपरिमेय। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है कि गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए कह रहे हैं कि गर्दन पर बैठ जाना, बी पीछा ना छोड़ना, सी जान से मार डालना और डी गर्दन दबाना, ठीक। तो हम लोग रोज की या बोलचाल की भाषा में कहते भाई तुम हमारे क्या हो, गर्दन पर ही बैठ गए हो यार, गर्दन पर ही तो बैठ गए हो, ठीक है, मतलब हमारे सिर पे ही तो बैठ गए। तो इसका मतलब हो गया कि पीछा ना छोड़ना, ठीक है। कोई व्यक्ति हमारे पीछे पीछे लग जाए तो हम लोग कहते क्या यार तुम अब हमारी गर्दन पे ही तो बैठे ही रहो हमेशा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य का 9वां रस इनमें से कौन सा है? हिंदी साहित्य का 9वां रस जो है वो क्या है?
कौन सा है? ऑप्शन ए कह रहे हैं भयानक, बी शांत, सी वात्सल्य और डी करुण। तो हिंदी साहित्य का जो 9वां रस है वो है शांत रस। राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा बी, ठीक है। और इसका जो स्थायी भाव होता है वो होता है निर्वेद, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। ज़बरदस्त क्वेश्चंस का इसमें समावेश किया गया है, ठीक, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग स्किप ना करें, एक एक क्वेश्चन को देखें। फिर भी हम चाह रहे हैं कि थोड़ा जल्दी इसको निपटाएं, इसलिए हम फटाफट इसको करते जा रहे हैं। यति का अर्थ होता है यति, ठीक है, यति होता है। तो यति कहते हैं हम लोग किसी चीज़ में ठहराव या विराम, ठीक है। जैसे कोई चौपाई वगैरह होती है तो उसमें क्या क्या होते हैं, चरण और यति, उसका जो लास्ट होता है यानी विराम होता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं क्या, यति का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा विराम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 20वां है कि जहाँ उपमेय और उपमान वाक्यों के अर्थ में भिन्नता होते हुए भी उनमें समानता की कल्पना की जाती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? मतलब जहाँ उपमेय और उपमान के अर्थ में भिन्नता होती है लेकिन फिर भी हम उसमें समानता की कल्पना कर लेते हैं, तो ऐसी जगह में जो हमारा अलंकार होता है दोस्त वो होता है निदर्शना अलंकार, ठीक है। कौन सा? निदर्शना अलंकार। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। 21वां है कि संसार में सभी तरह के लोग रहते हैं, कोई उदार है तो कोई डेड, कोई धनवान है तो कोई कैसा है। मतलब जब हम तुलना करते हैं तो दो अलग अलग लोगों की बात करते हैं, यानी एक दूसरे के अपोजिट की ही बात करते हैं। तुलना ऐसे ही लोगों में की जाती है जो कैसे हों, दो अलग अलग हों। तो जैसे उदार का यहाँ पर जो होगा, जैसे कोई उदार है तो कोई कैसा होगा, संकीर्ण होगा, ठीक। उदार है तो कोई संकीर्ण होगा, और कोई धनवान है तो कोई कैसा होगा, कोई निर्धन होगा। धनवान कैसा है, धनवान है तो कोई निर्धन होगा। तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ए। चलिए नेक्स्ट। 22वां है कि उसे मृत्यु दंड की सजा मिली। इसमें हमें वाक्य की अशुद्धि स्पष्ट करनी है कि इसमें जो वाक्य है वो इसकी अशुद्धि क्या है वो बतानी है, ठीक। उसे मृत्यु दंड की सजा मिली, ठीक। तो मृत्यु दंड और सजा क्या है, ये दोनों एक ही चीज़ हो गई है, ठीक है। ये समानार्थी शब्द हैं। तो यहाँ पर जो त्रुटि है वो है क्या है कि दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, सी होगा। इसमें से किसी एक का प्रयोग करना था तो हमारा वाक्य शुद्ध हो जाता। जैसे उसे मृत्यु दंड मिला, ठीक है, क्या कर सकते थे हम लोग, शुद्ध हो जाता था, उसे मृत्यु दंड मिला, ठीक। चलिए नेक्स्ट। ये हमारा पैसेज है, इसमें एक पैसेज भी आता है, तो ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ में इसमें आपके नंबर बनने के पूरे चांसेस भी रहते हैं, फिर भी हमने इसमें शामिल कर लिया है इसको। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे इसका हम लोग डायरेक्ट, क्योंकि इसमें आपका जो वीडियो है हमारा वो काफ़ी लंबा हो जाएगा यदि पैसेज साथ में पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है। तो विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक जो है यहाँ पर हम देखते हैं, तो विश्व शांति के लिए सबसे आवश्यक है, ये है, देखो, बिना प्रेम और अहिंसा के विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती है। तो राइट आंसर हो जाएगा अहिंसा और प्रेम, यानी सी है यहाँ पर हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। चलिए लाइन ढूंढते हैं कहाँ है, कठोर से कठोर हृदय को भी, ठीक, अहिंसा के द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है, प्रेम और अहिंसा, ठीक है। तो यहाँ पर केवल दिया है हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, अहिंसा के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं। क्या है प्रमुख तत्व किसी भी राष्ट्र के, ठीक है, ये दिया। प्रत्येक राष्ट्र का स्वर्णिम युग वही कहा जाता है जब वहाँ क्या हो, पूर्ण शांति हो, सुख हो, उत्तम रचनात्मक कार्य हो, यानी उत्तम में भी उत्तम, यानी ऐसे रचनात्मक कार्य हों। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर हो जाएगा सही, शांति और सुख रचनात्मक कार्य, ठीक है। ये किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं। 26वां है कि नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय है। नितांत का मतलब यानी किसी चीज़ का हम लोग कहते नहीं कि बिल्कुल हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, यानी इस चीज़ की हमें नितांत आवश्यकता है, मतलब हमें बिल्कुल इसकी आवश्यकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल। फिर है कि विश्व में शांति क्यों आवश्यक है।
27वां प्रश्न है कि विश्व में शांति क्यों आवश्यक है। तो विश्व में शांति, ये भी हमारा इसी पैसेज से क्वेश्चन है। तो विश्व में शांति हमारी किसके लिए, मानव जाति के विकास के लिए शांति आवश्यक है। राइट आंसर होगा इसमें से डी। नेक्स्ट 28वां है कि यशोधरा, कैकई, उर्मिला इत्यादि नारी पात्रों पर कविता लिखने वाले कवि इनमें से कौन है। ऑप्शन ए कह रहे हैं कि प्रसाद, बी महादेवी वर्मा, सी सिया राम शरण गुप्त और डी मैथिली शरण गुप्त। ठीक है तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, इनके द्वारा एक रचना है साकेत, इनकी जो रचना है साकेत, इस रचना में उर्मिला के विरह के बारे में इन्होंने वर्णन किया है। ठीक है, उर्मिला के विरह के बारे में वर्णन किया है। और जो ये यशोधरा रचना है ये गौतम बुद्ध की पत्नी, ठीक है, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा, उसमें इन्होंने यशोधरा को मुख्य पात्र माना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है हमारा डी। नेक्स्ट 29वां है कि बिहारी सतसई में दोहे। ठीक है, बिहारी सतसई है जो ये बिहारी जी की रचना है। ठीक है, किसकी रचना है, ये बिहारी जी की रचना है। और कह रहे हैं कि इसमें दोहे कितने हैं। ठीक, तो अलग अलग विद्वानों ने बिहारी जो सतसई है उसमें अलग अलग क्या है, अलग अलग दोहों को उन्होंने अलग अलग दोहों की संख्या मानी है। ठीक, किसी ने इसमें 713 मानी है। ठीक, किसी ने 719 मानी है और किसी ने 723 मानी है। तो यहाँ पर जो हमें ऑप्शन दिया गया है वो है हमारा 719। ठीक है, तो राइट आंसर जो है वो है सी। ठीक, तो ये आपको याद रखना है, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग संख्या मानी है। नेक्स्ट ये है हिंदी का हमारा अंतिम प्रश्न। इसमें हमें क्या करना, निम्नलिखित 6 वाक्यांशों में से प्रथम व अंतिम निश्चित है, शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित करना है। यानी ये रीअरेंजमेंट वाला हमारा क्वेश्चन है। ठीक, इसको रीअरेंज करना है। पढ़ते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति समय पूरा करने के लिए बातें नहीं करते। ठीक, बल्कि वे समय की बचत करते हैं। यानी रा से स्टार्टिंग हो रहा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी, रा या लावा। नेक्स्ट अब आ गया हमारा जो जनरल स्टडीज़ का पोर्शन है, जीएस का, ठीक, सामान्य जानकारी का। तो इसको देखते हैं। मुगल शासक अकबर के जीवन पर आधारित एक दस्तावेज। अच्छा, इसमें हमने आपके लिए रीजनिंग को स्किप किया हुआ है क्योंकि फिर जो सेट है वो काफ़ी लंबा हो जाता। ठीक, और रीजनिंग का ये जो मसला है वो आपको रीजनिंग 15 नंबर की मिल रही है। तो हम सभी लोग इतना तो हमें पता ही है रीजनिंग में कि मिनिमम 10 से कम तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, अगर आप लोग थोड़ी और अच्छे से प्रैक्टिस कर लें तो रीजनिंग में आप 15 में से 15 भी ला सकते हैं। ठीक, तो रीजनिंग का इतना इशू नहीं है। बाकी जो इन अदर हिंदी हुआ, अपना स्टैटिक जीके हुआ, इनका काफ़ी इसमें महत्वपूर्ण रोल है, साथ कंप्यूटर और ये आपका जनरल नॉलेज का। तो हमने इन 4 पोर्शनों को शामिल किया है ताकि आपके जो 85 नंबर हैं, ठीक है, 85 नंबर आपको वो इन्हीं चारों में से मिलने हैं। तो हम चाहते हैं कि आपको 85 में से कम मिनिमम, ठीक है, 70 नंबर आपके आएँ। ठीक, यदि 70 आपके आ जाते हैं, ठीक है, 70 के आप 65 ही ले आओ। ठीक है, 85 में से आपके 65 ही आ जाते हैं और उसमें से 15 में से आप 12, 13 या 10, तो आपका जो 75 प्लस जैसे ही स्कोर जाता है तो आप किसी भी कैटेगरी से हों, आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, क्वेश्चन ये है, अभी ये पढ़ा नहीं है। मुगल शासक अकबर के जीवन पर आधारित एक दस्तावेज आईन-ए अकबरी में डॉट डॉट के संबंध में जानकारी नहीं है। ठीक है, किस संबंध में नहीं है, तो आईन जो अकबरी है, आईन अकबरी अकबर के एक दरबारी साहित्यकार हुआ करते थे। ठीक है, अकबर के एक दरबारी साहित्यकार हुआ करते थे, उनका नाम था क्या, अबुल फजल। अकबर के दरबारी साहित्यकार हैं अबुल फजल। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है अकबरनामा। ठीक, अकबरनामा इन्होंने पुस्तक लिखी है। ठीक, तो अकबरनामा के जो 3 भाग हैं, कितने, अकबरनामा के 3 भाग हैं, उसी में से ये जो तीसरा भाग है आईन अकबरी यहाँ पर दिया गया है। तो इस आईन अकबरी में इनके पूर्वजों के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, पूर्वजों के बारे में।
फिर है कि लखनऊ समझौता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। और पहला कथन दिया गया है कि इस पर वर्ष 1916 में हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, यह कांग्रेस के मध्य मार्गी और आमूल परिवर्तनवादी गुटों के बीच हुआ समझौता था। तो देखिए जो लखनऊ समझौता है ये सही बात है कि ये 1900 के कब हुआ था, 16 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर जो कथन पहला है केवल वही करेक्ट है जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक, तो जो लखनऊ समझौता है 1916 में किसके, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था। ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था। 1916 में जो कांग्रेस का अधिवेशन है वो भी लखनऊ में हुआ था। ठीक है, 1916 का जो कांग्रेस का अधिवेशन है वो भी लखनऊ में हुआ था। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस के जो गरम दल और नरम दल थे, ठीक है, गरमपंथी और नरमपंथी दो समुदाय थे, उस समय ये दोनों आपस में क्या थोड़े निकट आ गए थे, इनमें नज़दीकियाँ हो गई थी। नेक्स्ट 48वां है कि ये फिलिंदी ब्लैंक्स है कि ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े छींट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए एक कानून पारित किया था। संयोगवश इस कानून को भी कैल्क्यो अधिनियम ही कहा जाता है। ठीक है, कह रहे ये कब पारित हुआ था, तो ये जो कानून है ये पारित हुआ था दोस्त ये 1720 में। ठीक, कब हुआ था, 1720 में ये कानून पारित हुआ था। 49वां है 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल, ठीक है, कौन रहे, तो इनके काल में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई। अब कंपनी ने दावा किया कि उसका अधिकार सर्वोपरि था, इसलिए उसकी शक्ति भारतीय राज्यों की तुलना में अधिक थी। ऑप्शन ए लॉर्ड ऑकलैंड, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड एम हर्ट्स और डी जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो राइट आंसर यहाँ पर है हमारा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड ऑकलैंड हैं। इनका कार्यकाल 1813 से 1823 तक रहा है और इन्होंने सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की थी। ठीक है, और इसी सर्वोच्चता की नीति, ठीक है, इसी सर्वोच्चता की जो नीति है वो इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी है उसकी स्थिति को क्या कर दिया था, कमज़ोर कर दिया था। इस नीति से जगह जगह विरोध उत्पन्न हुआ था। ठीक है, जगह जगह इसका विरोध हुआ था, संघर्ष हुए थे और इसी के फलस्वरूप जो 1857 का विद्रोह था वो इसी नीति की वजह से जो है उत्पन्न हुआ था। ठीक है, बाकी कुछ और भी तात्कालिक कारण थे, यहाँ पर अपन लोग डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते हैं क्यों, चूँकि समय कम है, समय मतलब वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट है कि धुसका जो है ये कह रहा है किस राज्य का सबसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है। धुसका ऑप्शन ए कह रहा है आंध्र प्रदेश, बी केरल, सी झारखंड और डी पंजाब। तो धुसका जो है वो कहाँ का, झारखंड का सबसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है। कहाँ का है, झारखंड का। ठीक, झारखंड का है। आंध्र प्रदेश का क्या है, आंध्र प्रदेश में मूंग दाल, ठीक है, आंध्र प्रदेश का जो लोकप्रिय है मूंग दाल और डोसा वगैरह है। केरल का है, केरल में चावल खाए जाते हैं, ठीक है, मुख्यतः। और पंजाब में मक्के की रोटी और सरसों का साग, ठीक है, मक्के की रोटी और सरसों का साग जो है वो केरल का प्रमुख खाद्य पदार्थ है। नेक्स्ट 51 है राष्ट्रीय राजमार्गों की भारत में राज्यवार लंबाई की दृष्टि से वह राज्य जहां राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है। कह रहे कौन सी राज्य में जो नेशनल हाईवेज हैं उनकी लंबाई सर्वाधिक है। ठीक, तो यहाँ पर जो नेशनल हाईवेज हमारे इंडिया में हैं उनकी टोटल जो लंबाई है, ठीक है, मतलब सभी जो नेशनल हाईवेज हैं उनकी टोटल लंबाई है हमारी 47,54,000 किलोमीटर। ठीक है, कितनी है, 47,54,000 किलोमीटर। और जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है, सबसे लंबा वो कौन सा है, वो है NH 44। ठीक है, NH 44 जो है वो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है। और यदि राज्य की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनकी लंबाई जो है सर्वाधिक है। नेक्स्ट 52वां है कि डोनियो पोलो एक जे स्थानीय धर्म है जो कि माना जाता है कि कुछ आदिवासी जातियों द्वारा माना जाता है, वो किस राज्य में है। डोनियो पोलो है, ये एक स्थानीय धर्म है। ठीक, तो ये जो है वो कहाँ पर,
अरुणाचल में कुछ जनजातियां हैं, ठीक है, आदिवासी जनजातियां हैं, उनके द्वारा माना जाने वाला ये एक धर्म है। राइट आंसर ए। 53वां है कि भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग पीसीए के अनुसार निम्न में से भारत के किस राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र में लिंग अनुपात सबसे कम था। ठीक, तो हमें बताना है कि लिंग अनुपात इनमें से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम था। तो पहले हम जान लेते हैं भारत का जो लिंग अनुपात है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात है कि 940 महिलाएं कितने 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं हैं। ठीक है, 1000 पुरुषों पर कितनी हैं 940 महिलाएं। और जो सबसे कम लिंग अनुपात है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, दमन और द्वीप का कितना है, यहाँ पर कुल 618। ठीक है, 618 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर 618 महिलाएं हैं। ठीक, नेक्स्ट, भूमध्य रेखा के समांतर काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं। ठीक, भूमध्य रेखा मान लीजिए ये ग्लोब है, ठीक, इसकी जो बीच की लाइन है इसको हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी इसको कहते हैं। तो इसके जो समांतर लाइनें होती हैं, ठीक है, ये जो लाइनें हैं ये कह रहे हैं इनको क्या कहा जाता है, ये तो हमारे ध्रुव हो गए। ठीक, तो इनको हम लोग कहते हैं क्या, इनको कहते हैं अक्षांश रेखाएं। ठीक है, क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं। और जो परपेंडिकुलर लाइन होती हैं, ठीक है, लंबवत जो लाइनें होती हैं, लंबवत लाइनों को हम लोग कहते हैं देशांतर। ठीक है, क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। ये जो लंबवत लाइनें हैं इनको कहते हैं देशांतर। ठीक, और इसमें फैक्ट कुछ और फैक्ट हैं वो भी जान लीजिए कि दो अक्षांश रेखाएं होती हैं, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो लगभग 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है, 111 किलोमीटर। और कुल भूमध्य रेखाओं की जो संख्या है वो कितनी है कुल भूमध्य रेखाओं की संख्या है 181। इसमें हमारे क्या हैं, ध्रुव भी शामिल हैं, दोनों पोल भी शामिल हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 55वां प्रश्न है कि किस ग्रह के दो लघु उपग्रह फोबोस और डीमोस कहे जाते हैं। ठीक, फोबोस और डीमोस जो उपग्रह हैं वो किसके हैं, वो हैं यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मंगल ग्रह के। ठीक है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं हम लोग। ठीक है, लाल ग्रह के नाम से भी इसको जाना जाता है। साथ ही साथ मंगल ग्रह जो है वो ग्रहों में चौथे स्थान, हमारा जो सौरमंडल में ग्रह हैं उनमें से ये जो चौथा ग्रह है वो क्या है, वो हमारा मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह में हमारे पृथ्वी की तरह ही ऋतुओं का भी ऋतु परिवर्तन भी वहाँ पर होता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया है। कौन सा उपबंध ब्रिटेन से नहीं लिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो दिया गया है मूल अधिकार। ठीक, ऑप्शन ए मूल अधिकार हैं, ये कहाँ से लिए गए हैं, हमारे संविधान में जो मूल अधिकार हैं वो यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, कहाँ से लिए गए हैं, मूल अधिकार जो हैं वो यूएसए से लिए गए हैं। और ये यूएसए के बिल ऑफ राइट्स, ठीक है, बिल ऑफ राइट्स, वहाँ का संविधान क्या है, बिल ऑफ राइट्स कहते हैं इसको, इससे लिए गए हैं। बाकी ये जो हैं तीनों के तीन ब्रिटेन से लिए गए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची से संबंधित है। ठीक, तो हमारे जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में वर्तमान में जो अनुसूचियां हैं वो कितनी हैं, 12 हैं। और प्रारंभ में कितनी थी, 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, तो 7वीं अनुसूची है जो 7वीं अनुसूची में क्या है, 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन है। ठीक है, शक्तियों का क्या है, विभाजन, केंद्र और राज्य में कुछ शक्तियों का विभाजन है। ठीक है, तो जो शक्तियां केवल केंद्र के पास हैं वो आती हैं संघ सूची में। ठीक है, और जो राज्य के पास हैं वो आती हैं राज्य सूची में। कुछ ऐसे विषय हैं जो केंद्र और राज्य दोनों के बीच आते हैं। ठीक, तो उसको हम लोग कहते हैं समवर्ती सूची। ठीक, तो समवर्ती सूची में इनमें से जो हमारा आएगा वो है कारखाने। राइट आंसर क्या होगा, डी, कारखाने जो हैं वो किसका, समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। ऑप्शन ए कह रहे हैं कि कलकत्ता, बी तेलंगाना, सी आंध्र प्रदेश और डी इलाहाबाद।
तो जो उच्च न्यायालय अधिनियम आया था वो कब आया था? 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम आया था। ठीक, 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम आया था। उसी के तहत 1 जुलाई 1862 को कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, कहाँ पर? कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जो कि भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। ठीक है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कलकत्ता। नेक्स्ट, किसने 1958 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होने के बाद तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की थी और उसकी अध्यक्ष बन गई थी? ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया है ममता बनर्जी, बी जयराम जयललिता, सी जो है सुप्रिया सुले और डी है कनिमोझी। ठीक, तो जो वर्तमान में हमारी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं कौन? ममता बनर्जी। ठीक है, ममता बनर्जी जो हैं वो पहले क्या है, कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हुआ करती थी। कहाँ की? पश्चिम बंगाल की। ठीक, प्रदेश अध्यक्ष थी ये पश्चिम बंगाल की। फिर इनमें कोई आपसी मतभेद होने की वजह से इन्होंने अपनी एक नई पार्टी का गठन किया था, तृणमूल कांग्रेस। ठीक है, जो कि वर्तमान में पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी पार्टी है। नेक्स्ट, 60वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना ... के संविधान से ली गई है। ठीक है, तो जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान में प्रस्तावना जो है वो ली गई है हमारा ऑप्शन नंबर इसमें आएगा ए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रस्तावना भी लिया गया है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रस्तावना भी लिया गया है। ठीक है, और आगे देखते हैं 61वां प्रश्न है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, ठीक है, मनरेगा जिसको बोलते हैं हम लोग अभी वर्तमान में मनरेगा। ठीक, लेकिन ये जो स्टार्टिंग में थी ये स्कीम थी। ठीक है, ये एक योजना थी, लेकिन अब ये क्या है? अधिनियम है, एक्ट है, ये एक एक्ट है। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो ही थी 25 अगस्त 2005 में। ठीक है, 25 अगस्त 2005 में। और वर्तमान वित्तीय वर्ष यानी 2000 अभी 23-24 जो वित्तीय वर्ष चल रहा है इसमें इसकी जो मजदूरी है उत्तर प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी 230 है। नेक्स्ट, जीएसटी में सभी आबकारी शुल्क वाली वस्तुएं शामिल नहीं हैं। ठीक है, निम्नलिखित विवरण से गैर जीएसटी वाली वस्तुएं ज्ञात कीजिए। तो गैर जीएसटी वाली वस्तुएं इनमें से उच्च गति डीजल, ठीक है, ये भी नहीं है जीएसटी में। उड्डयन टरबाइन ईंधन, ये भी नहीं है। कच्चा पेट्रोलियम भी नहीं है। मोटर स्पिरिट या पेट्रोल और जो है प्राकृतिक गैस, तो ये सभी जो हैं ये जीएसटी में शामिल नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा डी। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं 63वें प्रश्न की तरफ। ये अच्छा प्रश्न है। ... का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है। कह रहे किसका प्रयोग किया जाएगा? तो ऑप्शन दिया है ए स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर से तो हम लोग नापते हैं स्पीड। ठीक है, लेक्टोमीटर से नापते हैं दूध का घनत्व या दूध की शुद्धता। ठीक है, शुद्धता का माप करते हैं। थर्मामीटर से हम लोग टेम्परेचर या तापमान, ठीक है, टेम्परेचर या तापमान मापते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा हमारा जो हवा के बल और वेग को यानी हवा के जो फोर्स और उसकी जो स्पीड है उसको मापने के लिए हम लोग किसका? एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर होगा डी। फिर है कि क्षतिग्रस्त सीएफएल और फ्लोरोसेंट ट्यूबों का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए क्योंकि इनमें ... वाष्प होती है जो स्वभाव में जहरीली होती है। ठीक है, तो हमारे जो सीएफएल वगैरह हो जाते हैं, ठीक है, या ट्यूबलाइट होते हैं फ्लोरोसेंट, उनको जब ये खराब हो जाते हैं या क्षतिग्रस्त होते हैं तो इनका जो निपटारा है या नियोजन है वो हमें कैसे करना चाहिए? इसको सुरक्षित तरीके से करना चाहिए क्योंकि इसमें जो है वो कि पारे की वाष्प होती है। ठीक है, पारे की वाष्प होती है यानी लेड की, जो कि कैसा है? नेचर में कैसा होता है? ये जहरीला होता है। ठीक है, पॉइजनस होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट, ये हमारा जीके का अंतिम प्रश्न है कि इनमें अधिकतम ऊर्जा किस में है? इनमें से जो अधिकतम ऊर्जा है वो किस में है? ठीक है, तो हमारे एक जो स्वस्थ मनुष्य है, ठीक है, स्वस्थ मनुष्य को जो रोज स्वस्थ बोलें या वयस्क मनुष्य को
जो रोज़ की डेली की एनर्जी है, ठीक है, डेली एनर्जी कंजप्शन जो है उसमें से वसा हमें सबसे अधिक एनर्जी देता है। लगभग 20 से 30% जो एनर्जी है वो हमें कहाँ से मिलती है? वसा से मिलती है, ठीक है। और 1 ग्राम वसा से यानी 1 ग्राम फैट से हमें लगभग 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अब आगे हमारा ये कंप्यूटर का पोर्शन, ठीक है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका भी एक एक क्वेश्चन आप लोग देखें और ये 15 नंबर का है, 15 क्वेश्चन है, तो स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें अंत तक। बार बार आप लोगों से यही कहा जाता है कि वीडियो को पूरा देखें, ठीक है, इसमें आपकी ही भलाई है। और साथ में हम लोग मेहनत करते हैं, आप लोग ना देखें तो फिर क्या मतलब हुआ उसका, ठीक है दोस्त, काफ़ी मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में। 66वां है कि संसार का पहला यंत्र है, संसार का जो पहला यंत्र है, ठीक है, संसार का जो सबसे पहले गणना करने वाला यंत्र था वो था क्या? यहाँ पर दिया गया ऑप्शन ए अबेकस, ठीक है, अबेकस संसार का पहला जो है गणना करने वाला यंत्र था। और इसका जो आविष्कार किया था वो किसने? चाइना ने किया था। अबेकस का जो आविष्कार है वो किसने किया था? चाइना ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट 67 ही निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन ए कह रहा है मिनिक्स, बी कैड, सी डॉस और डी उनतुतु, ठीक है, अंतुतु, ये अंतुतु। तो इसमें जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी कैड, CAD कैड, ठीक है, जिसका पूरा नाम होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक है, पूरा नाम क्या होगा? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। नेक्स्ट 68 क्वेश्चन है कि सुनिश्चित करता है कि सूचना केवल व्यक्तियों को उपलब्ध हो जो उस तक पहुंचाने के प्राधिकृत हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन है और हम चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को पहुंचे, ठीक है, तो उसको पहुंचाने के लिए ये कौन सुनिश्चित करेगा? तो वो सुनिश्चित करती है कौन? गोपनीयता, ठीक है, कि हम जिसको जो चीज़ पहुंचाना चाहते हैं यानी प्राइवेसी, हम किसी को कुछ मैसेज सेंड कर रहे हैं तो वो उसी व्यक्ति को पहुंचे, ठीक है, कोई दूसरा व्यक्ति उसको ना पढ़े। तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं क्या? प्राइवेसी या गोपनीयता। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है हमारा ए। फिर है कि GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम फाइलों, फोल्डरों, प्रोग्रामों या अन्य आइटमों का लघु ग्राफिकल निरूपण इनमें से क्या कहलाता है? ऑप्शन ए कह रहा है आइकन, बी सिंबल, सी टैब और डी रिबन, ठीक है। तो 69वां का जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्त वो होगा ऑप्शन नंबर ए आइकॉन, ठीक है, आइकॉन है ठीक है, आइकॉन है जो वो ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल, फोल्डर, प्रोग्राम या अन्य आइटमों का लघुकरण या ग्राफिकल जो है उसका रिप्रेजेंटेशन आइकन होता है। नेक्स्ट 70वां है कि एप्लीकेशन टूल जैसे वर्ड हुआ, एक्सेल हुआ, पावर पॉइंट हुआ या एक्सेस हुआ, ये सभी किसके द्वारा विकसित किए गए हैं? ए एप्पल, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी एंड्रॉयड और डी लिनक्स। तो जो वर्ड हुआ, एक्सेल हुआ, ये जो सब प्रोडक्ट हैं वो किसके हैं? ये माइक्रोसॉफ्ट के हैं, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट 71 है कि MS एक्सेल, ठीक है, MS एक्सेल 2007 में एडिटिंग ग्रुप टैब में उपलब्ध होता है। ये किस में होता है? कौन सी टैब में होता है? एडिटिंग जो ग्रुप होता है वो होता है होम टैब में। राइट आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट ईमेल अटैचमेंट होता है, ईमेल में अटैचमेंट होता है, क्या होता है? ठीक है, जब हम किसी को कोई ईमेल भेजते हैं, ठीक है, तो मैसेज, इसमें मैसेज भी चला जाता है ईमेल में, ठीक, लेकिन इसके साथ यदि हम कुछ और डॉक्यूमेंट जोड़कर भेजना चाहें, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अटैचमेंट। क्या कहते हैं? अटैचमेंट कहते हैं। तो ईमेल के साथ जो हम लोग अटैचमेंट भेजते हैं वो क्या कहलाता है? वो क्या है? अटैचमेंट। अटैचमेंट का मतलब है कि ईमेल के साथ साथ दूसरे प्रोग्राम का एक डॉक्यूमेंट जो मेल के साथ जोड़कर भेजा जाता है। तो राइट आंसर बी है यहाँ पर। 73 है इंटरनेट में प्रोसेस टू प्रोसेस संचार के लिए निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल प्रयुक्त होता है? ठीक है, प्रोसेस टू प्रोसेस संचार के लिए, तो प्रोसेस टू प्रोसेस संचार के लिए जो प्रोटोकॉल है वो है ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। ठीक, नेक्स्ट
निम्नलिखित सोशल नेटवर्किंग कंपनियों में से कौन व्हाट्सएप का मालिक है? ठीक है, व्हाट्सएप का मालिक ठीक कौन है? ऑप्शन ए कह रहा है फेसबुक, बी चैट, सी ट्विटर और डी स्नैपचैट। ठीक, तो व्हाट्सएप का जो मालिक है कौन है? वो है फेसबुक। ठीक, फेसबुक, राइट आंसर क्या होगा? ए फेसबुक, जो कि क्या मेटा ग्रुप के नाम से ये जाने जाते हैं। तो मेटा ग्रुप में कौन कौन? व्हाट्सएप है, फेसबुक भी है और हमारा इंस्टाग्राम भी है। ठीक है, इंस्टाग्राम ये मेटा में आते हैं। और जो ट्विटर है, ये ट्विटर है एलन मस्क के पास। ट्विटर किसके पास है? एलन मस्क के पास है। ठीक, नेक्स्ट 75 में है कि अपराधियों द्वारा यूजर्स की पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने या चोरी करने के लिए छद्म रूप धारण करने और उनके रिसोर्स को एक्सेस करने का प्रयास किया जाता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए कह रहा है कि स्पैम, बी आइडेंटिटी थेफ्ट, सी फिशिंग और डी जो दिया है वो हैकिंग। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा बी आइडेंटिटी थेफ्ट। ठीक है, उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चुराने के लिए। और हैकिंग का मतलब होता है कि हैकिंग में पूरा एक्सेस ही उनके पास चला जाता है। ठीक है, हमारा जो कोई भी सिस्टम या अकाउंट है उसका पूरा, यदि उसको वो हैकर हैक कर लेते हैं तो हमारा पूरा एक्सेस उन्हीं के पास हो जाता है, वही उसको रन करते हैं। क्षेत्र में है कि बुनियादी कंप्यूटर सिस्टम के परिधीय उपकरण में यह शामिल नहीं होता है। ठीक है, एक बुनियादी, ठीक है, तो क्या शामिल नहीं हो उसमें यह शामिल नहीं होता। तो परिधीय उपकरण होते क्या हैं एक्चुअली में? ठीक है, परिधीय जो उपकरण हैं वो वे उपकरण, ठीक है, तो ऐसे उपकरण, ठीक है, जिनका परिधीय उपकरण है जो वो ऐसे उपकरण हैं जो सीधे कंप्यूटर या किसी अन्य डिवाइस से जुड़ता है। ठीक है, सीधे किससे? कंप्यूटर से या अन्य डिवाइस से जुड़ता है। ठीक, जैसे प्रिंटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो CPU है ये इसमें शामिल नहीं होगा। ठीक है, CPU इसमें शामिल नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो गया? डी। नेक्स्ट, ई गवर्नेंस में G2C को संबंधित करता है। G2C का मतलब क्या होता है? G फॉर गवर्नमेंट, ठीक है, G फॉर गवर्नमेंट या सरकार, और C फॉर सिटीजन। ठीक है, तो सरकार से नागरिक, राइट आंसर ए हो जाएगा। फिर है स्मार्ट ग्रिड आर्किटेक्चर में क्लाउड की क्या भूमिका है? स्मार्ट ग्रिड आर्किटेक्चर में क्लाउड की क्या भूमिका है? ठीक है, जैसे अभी आ रहे हैं हमारे क्लाउड स्टोरेज वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, क्लाउड स्टोरेज मतलब वो हमारे क्या है? डेटा को प्रतिबंधित करते हैं, डेटा को प्रतिबंधित। राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट है मशीन को बुद्धिमान कहा जाता है यदि, कब कहा जाएगा मशीन को बुद्धिमान? यदि यह डेटा एकत्र करती है, यह डेटा को समझती है, यह डेटा का विश्लेषण करती है या उपयुक्त सभी। तो ठीक है, ये एकत्र भी करे, उसको समझे भी, उसका विश्लेषण भी करे। ठीक है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है कि बिग डेटा प्रोसेसिंग के निम्नलिखित में से कौन से लाभ हैं? ठीक, बिग डेटा प्रोसेसिंग के निम्नलिखित में से कौन से लाभ हैं? ठीक, ऑप्शन ए कह रहे हैं कि व्यवसाय निर्णय लेते समय बाहरी बुद्धिमत्ता का उपयोग करना। ठीक है, बी है बेहतर परिचालन दक्षता, सी है ग्राहक सेवा में सुधार और डी है उपर्युक्त सभी। तो जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो है हमारा डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट, अब आ जाता है हमारा यहाँ पर यूपी स्पेशल। ठीक है, जो कि यहाँ पर हमें यूपी स्पेशल के 20 क्वेश्चन, ठीक है, यूपी जीके के 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण भाग है। इससे भी आप लोग यूपी स्पेशल में आपको यूपी से संबंधित यहाँ पर आपको जीके पढ़नी है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश राज्य का पशु कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? ऑप्शन ए कह रहा है मत्स्य बिडाल, बी लाल पांडा, सी चश्माधारी बंदर और डी बारहसिंगा या दलदल का मृग। तो राइट आंसर है यहाँ पर डी बारहसिंगा या दलदल का मृग। ठीक है, बारहसिंगा या इसको दलदल का मृग भी कहते हैं। और जो राजकीय पशु है, पशु तो हो गया बारहसिंगा, पक्षी क्या है हमारा?
उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है वो है सारस। ठीक है, राजकीय पक्षी क्या है? सारस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है कि उत्तर प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था? उत्तर प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था? उत्तर प्रदेश को पहले हम जानते थे यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से। ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस या संयुक्त प्रांत। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, संयुक्त प्रांत। ठीक है, और उत्तर प्रदेश ये बना कब था? उत्तर प्रदेश तो ये बना था हमारा 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश बना, इसलिए हम लोग 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाते हैं। उत्तर प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? ठीक है, देखिए वही क्वेश्चन आ गया आगे, तो ये होगा हमारा 1950 में मिला। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 1950। नेक्स्ट, फिर कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? यहाँ पर हमें कुछ जिले दिए गए हैं, बताना है कि इनमें से जो साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार वो सबसे अधिक कहाँ है? ऑप्शन ए बदायूं, बी जीबी नगर, सी श्रावस्ती और डी रामपुर। तो राइट आंसर जो यहाँ पर होगा हमारा वो है बी, जीबी नगर या गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर। नेक्स्ट, 85 में कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर राइट होगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, चरकुला। ठीक है, चरकुला उत्तर प्रदेश का जो है वो क्या है? लोक नृत्य है। और बिहू है जो वो कहाँ का है? बिहू है हमारा असम का। ठीक है, बिहू कहाँ का है? असम का है। और जो यहाँ पे कोलट्टम दिया गया है, कोलट्टम है ये कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश का है। कोलट्टम है आंध्र प्रदेश का। और जो लावा है, ठीक है, लावा है तो इसकी जानकारी नहीं है दोस्त, लावा कहाँ का है। नेक्स्ट, लखनऊ में राज्य संग्रहालय द स्टेट म्यूजियम उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बहुउद्देशीय संग्रहालय है जो डॉट डॉट में स्थापित है। मतलब कब स्थापित किया गया था बताना है हमें, इसका सन बताना है। ठीक है, किस सन में इसको स्थापित किया गया था? ठीक है, तो इस संग्रहालय को स्थापित किया गया था, यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 1863 में। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, 1863 में। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है? उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है। भरतनाट्यम जो है वो कहाँ का है? ये तो तमिलनाडु का है। ओडिसी जो है उड़ीसा का है। ठीक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। बचता क्या है? कथक। ठीक है, कथक जो है वो कहाँ का है? ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है? कथक है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, फतेहपुर सीकरी को किस वर्ष में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में निर्दिष्ट किया गया था? फतेहपुर सीकरी को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में कब इसको शामिल किया गया? ठीक है, तो इसको शामिल किया गया था, राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, 1986 में। कब किया गया था? ऑप्शन नंबर ए, 1986 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया कि आगरे किले को किस वर्ष किया गया था यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में निर्देश? आगरा का जो किला है उसको कब शामिल किया गया था? ऑप्शन ए कह रहे हैं कि 1980, बी 1983, सी 1975 और डी 1995। तो आगरा किले को किया गया था ऑप्शन नंबर बी, 1983 में। ठीक है, आगरा का जो किला है उसका जो निर्माण कराया था वो किसके द्वारा कराया गया था? इसका निर्माण कराया गया था अकबर के द्वारा। ठीक है, अकबर के द्वारा। इसके अलावा भी कहाँ? इलाहाबाद में। ठीक है, इलाहाबाद जो कि वर्तमान में प्रयागराज है। ठीक, प्रयागराज में और लाहौर में। ठीक, लाहौर में और साथ में औरंगाबाद में। ठीक, इन स्थानों पर भी इसके द्वारा किले का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट, फिर है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में तुलसी मानस मंदिर स्थित है?
तुलसी मानस मंदिर स्थित है? ऑप्शन ए मथुरा, बी वाराणसी, सी प्रयागराज और डी अयोध्या। तो उत्तर प्रदेश में जो तुलसी मानस मंदिर है वो हमारा स्थापित है कहाँ पर? वो है वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी में ये स्थापित है और इसका उद्घाटन 1964 में, ठीक है, 1964 में तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनके द्वारा ये इसका उद्घाटन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो इस क्वेश्चन में ही इसका आंसर छिपा हुआ है। ठीक है, काशी बोल दिया गया है यहाँ पर, यानी काशी किसको कहते हैं? बनारस को या वाराणसी को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ पर है? वो वाराणसी में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश राज्य तकनीक शिक्षा और प्रशिक्षण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा और प्रशिक्षण बोर्ड की जो स्थापना है वो कह रहा है कि कब की गई थी? ऑप्शन ए कह रहे हैं हमारा 1946, ऑप्शन बी कह रहे हैं 1958, सी 1983 और डी 1980। तो राइट आंसर है हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 1958 में। 93 है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले में स्थित है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो यूनिवर्सिटी है, ठीक है, वो है हमारी ऑप्शन नंबर ए आगरे में। ठीक है, कहाँ पर है? आगरा में ये यूनिवर्सिटी स्थापित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यूपी नगरपालिका सदस्यों, पार्षदों, अध्यक्ष और महापौरों का चुनाव नियम वर्ष में स्थापित किए गए। ठीक है, इनके चुनावों के जो नियम हैं वो कह रहे कौन से वर्ष में स्थापित किए गए? ऑप्शन ए 2010, बी 2006, सी 2001 और डी 2014। तो इनका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर वो है 2010 में। ठीक है, कब किए गए? ऑप्शन नंबर ए 2010 में। चलिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश से ... सदस्यों को राज्यसभा के लिए चुना जाता है। तो उत्तर प्रदेश में जो राज्यसभा की सीटें हैं, ठीक है, लोकसभा की सीटें हैं हमारी 80। ठीक है, लोकसभा की सीटें हैं 80 और राज्यसभा की कितनी हैं? 31। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। 31 जो है वो हमारी राज्यसभा की सीटें हैं। तो उत्तर प्रदेश से कितने लोग भेजे जाते हैं राज्यसभा में? 31 राज्यसभा सांसदों को चुनकर यहाँ से भेजा जाता है। मतलब, और जो राज्यसभा है ये उच्च सदन है। ठीक है, ये कभी भंग नहीं होता है इनका। ठीक है, और राज्यसभा के जो सांसदों का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। ठीक, और इसमें 2/3 इसके सदस्य हैं। ठीक है, वो हर 3 वर्ष में क्या होते हैं? रिटायर होते हैं। नेक्स्ट, 96 उत्तर प्रदेश राज्य चुनाव आयोग पंचायत राज और स्थानीय निकाय नियुक्ति एवं सेवा की शर्तें नियम किस वर्ष में स्थापित किए गए थे? ठीक है, तो ये ऑप्शन ए कह रहे हैं कि 1998, बी 2002, सी 1996 और डी 1994। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश राज्य चुनाव आयोग के जो नियम हैं वो स्थापित किए गए थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा 1994 में। ठीक है, कब किए गए? ऑप्शन नंबर डी 1994 में। 97 है कि स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? स्वतंत्रता के बाद जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी वो थी हमारी ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा डी सुचिता कृपलानी। ठीक है, कौन थी? ऑप्शन नंबर डी सुचिता कृपलानी। 98 स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री ए गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए पंडित गोविंद वल्लभ पंत। चलिए 99 है उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम है वो पारित किया गया था दोस्तों। कब? राइट आंसर है बी 1950 में। कब किया गया था? 1950 में। और ये वीडियो का अंतिम प्रश्न है। ठीक है, अंतिम प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राजस्व कोड निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन ए 2010,
ऑप्शन बी 2012, ऑप्शन सी 2008, ऑप्शन डी 2016। तो राइट आंसर है मित्रों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 2016। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो आप लोग सब लोग दबा के इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल पे यदि नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक नए सेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार।